रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो ऑन करना ही है यार। तो अभी देखो सब वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा वीडियो आ रहा है अपने पास, है या नहीं? हाँ सर है। कभी भी दिक्कत आ जाए तो आप पढ़ सकते हो, ये फायदा मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। और फिर सॉलिड स्टेट वाला भी पूरा डालेंगे, सॉलिड स्टेट वाला भी पूरा आएगा। तो देखो एक बार सब लोग पहले एक्सरसाइज 1 में आप लोग बोल रहे हो D1 देखने के लिए ना, D1 देख लेते हैं एक बार। हाँ प्रज्ञा तुम आ गई हो? प्रज्ञा, प्रज्ञा सुन पा रही हो मुझे आप? प्रज्ञा, हेलो प्रज्ञा, हेलो। रवि सर कहीं कहीं नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है सर। क्या खराब हो रहा है? आपका सही है, उसका नेटवर्क इशू है सर। मेरा नेटवर्क सही है भाई, वाईफाई लगा चुके हैं हम। कहीं ज्यादा या सर आपका सही है सर। प्रज्ञा एंड स्मिता, दो बच्चे इसमें मेडिकल वाले हैं। हाँ रुक जाइए थोड़ा सा, मैं थोड़ा बात कर लूँ। दो बच्चे इसमें मेडिकल के हैं और दो बच्चे यहाँ पे हमारे साथ क्लास करेंगे आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा मैं मैसेज दे दूँ। प्रज्ञा एंड स्मिता, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो प्रज्ञा। यस बेटा। प्रज्ञा एंड स्मिता, मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप हमारे साथ क्लास करेंगे, आप जेई के साथ, और आपका मॉड्यूल डिस्कशन हम अलग से करेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास के साथ। आपका मॉड्यूल डिस्कशन भी होगा और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, और आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज एसबीएस सर की क्लास है आपकी, तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इसके प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो एक बार आप एसबीएस सर से पढ़ लो और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर लो, ठीक है? इस क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री आप बाहर पढ़ना चाहें तो बाहर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए, ठीक है सर? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग आप कहीं पढ़ाएंगे सर? अभी केमिकल बॉन्डिंग कहीं नहीं चल रहा, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। पढ़ाएंगे कहीं कहीं भी बताइए। पढ़ाएंगे ठीक है पढ़ाएंगे, बताइए। एटॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ चल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ये J1 बैच में, जे बैच में, एक जे बैच चल रहा है, उसमें अभी यूट्यूब तो मतलब शाम को ही होती है ना? शाम को ही होती है, तो उसमें आ रहा है वीडियो, दे दूंगा मैं आपको। लाइन स्पेक्ट्रम अभी पढ़ाया है। GOC2 के आप जो लेक्चर भेजे थे वो तो अब अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। GOC2 वाला लेक्चर है अवेलेबल, अभी देख लेंगे फिर से हम, अवेलेबल है। उसे भेजिएगा सर वो GOC2 वाला। GOC2 वाला तो पूरा लेक्चर अवेलेबल है उसमें, आप देखिए तो सही। आप यूट्यूब पे दिखा जाइए। नहीं रहा था। सर नहीं यूट्यूब पर नहीं सर, यूट्यूब पे आपने नहीं सर, भेजा वहाँ था पे ग्रुप पर। ग्रुप पे आप भेजे थे। थोड़ी है, अब यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे डाला हुआ है। ग्रुप वाला नहीं चल पाएगा ना सर, वो लिंक एक्सपायर करके तो लिंक नहीं चल रहा एक्सपायर पूरा करके वीडियो। आप ग्रुप वाला नहीं चल पाएगा आपका। आप क्या यूट्यूब करिए, पे आपने डाला है पूरा? हाँ पूरा पूरा आप देखो तो इसमें कैटेगराइज करके डाला हुआ है। बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, उसके बाद तुम्हारा टोटोमेरिज्म, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, ये स्पेसिफाई करके बहुत डाला हुआ है, देखिए आप एक बार। सर आप बताए नहीं सर, आप बहुत गलत किए सर। अरे नहीं नहीं, वो तो आप यूट्यूब सब्सक्राइब करो ना, इसी तो बात है। यूट्यूब सब्सक्राइब अच्छा करो, सर ठीक है ठीक है। सब्सक्राइब चैनल करो, उसके बाद आपको वीडियो से अच्छा अभी करता हूँ सर, अभी तुरंत कर दूंगा सर। हाँ ये सही किया आपने। चलो देखो D1 देखो, D1 में D1 नंबर क्वेश्चन में कौन सा डाउट है तुम्हें? इसमें 6 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो D1 में कौन सा डाउट है आप लोगों को? D1 नंबर क्वेश्चन में कौन सा डाउट है बताओ? सब में डाउट है क्या? सब में डाउट है या किसी और में डाउट है बताओ? D1 में एक ही क्वेश्चन है ना सर उसमें तो? पार्ट 1 में तो 6 है ना। अच्छा है सर। पार्ट 1 में 6 है। D4 दिल्ली ना, D4 दिल्ली। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। आप यही पूछ रहे हो ना? तो बताओ क्या डाउट है, बताओ, डाउट बताओगे तब ना मैं समझूंगा।
नहीं, डाउट बताओगे तुम ना, कौन सा, सब डाउट है क्या, पूरा ही बताना है? मेरा नहीं है सर। अच्छा, किसी का है कि नहीं? D1 पूछा है कोई बच्चा हमसे? बोलोगे तब ना। D1 पार्ट 1 का D1 नो डाउट। संस्कार पता है? उसकी आवाज नहीं आ रही। E5 सर, E5। अच्छा E5, अच्छा D1 नहीं है, E5 है। ओके ओके ओके, E5 में कौन सा है? E5 में कौन सा है? इस E5 में भी 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। संस्कार E5 में कौन सा बेटा? कोई बताया ही नहीं रहा है, कैसे कैसे डाउट डिस्कस करें, बताओ हम। पता नहीं सर, आगे बढ़ी नहीं बता रहा है। वही तो सर, नहीं आगे बढ़ी तब। नहीं बता तो आगे बढ़ी सर, सर- क्या कर सकते हैं। सर, हाँ, ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे? अभी तो इसके पहले बताया तो है, ऑक्टाहेड्रल का बताया तो है, ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम ही तो बताया है। आप अपनी कॉपी में देखिए, आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डायग्राम दिखाई देगा, देखिए वो उसी का तो डायग्राम है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही तो डायग्राम दिया हुआ है वो। ठीक है सर, ठीक। तो डायग्राम तो में दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल ड्रॉ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम T2G और EG के साथ दिखाओ, T2G और EG के साथ दिखाइए। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? और E5 में भी कोई डाउट नहीं है, तब इसका मतलब E5 में भी कोई डाउट नहीं। पार्ट 2 में जल्दी बोलो कोई। आशुतोष तुम बता दो यार, तुम ही बता दो क्या डाउट है। सर हमारे पार्ट पार्ट 2 का भी सर E5 बता दीजिए। पार्ट 2 का सर पार्ट 2 में सर D1 में A ऑप्शन बस बताइए एक बार, उसमें सर हमको एक डाउट है। नंबर complex ion which has number d electrons in the central metal atom is नो डी इलेक्ट्रॉन। नो लिखा नो हुआ, डी, नंबर नहीं, वो लिखा है सर वो। नो डी इलेक्ट्रॉन इन द, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला वाला Mn+7 है, सर खत्म हो जाएगा पूरा। खत्म हो जाएगा, ठीक, सही बात है, Mn+7 है ना। सर वो कैसे कंफर्म, सर कैसे श्योर है कि वो Mn+7 है? तुम्हें पता है MnO4- का मतलब क्या होता है? MnO4- का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x - 8 = -1 नहीं होगा, x = +7 नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज +7 नहीं है। सर O पे -1 नहीं हो सकता जैसे? ऑक्सीजन -2 ही होता है, ऑक्सीजन। ओके सर, तब ठीक है, वैसे सर आ जा रहा है। हाँ सर, वैसे आ जा रहा है। ये वैसे ही बताना ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीजन -2 ही होता है। तो Yes, Mn+7 हो गया, 4s 0 3d 0 हो जाएगा, 4s भी खत्म 3d भी खत्म, ठीक है। हाँ सर, तब हो गया। और इसके बाद बताओ, जल्दी जल्दी थोड़ा बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में सर E5 में पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe2O6+2 लिखा है ना, इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, थोड़ा सही से लिखोगे तो E5 सही हो जाएगा। E5 में जो लिखा है वो क्या लिखा है? Fe H2O6 और साथ में क्या लिखा है? +2 लिखा है। यस सर, H2O6+2, तो ये Fe+2 होगा। यस सर, तो Fe+2 का मतलब क्या हो गया? 3d6 हो गया। 3d6 यस सर, और 3d6 का क्या मतलब होता है? 3d6 का मतलब होता है T2G4Eg2 होता है। यस सर, W यस सर, W वीक फील्ड लिगेंड है ना बेटा, तो WFL यस सर, sp3d2 हो गया, Eg तो खाली ही नहीं है, सर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में 2 और Eg में 2, 4 अनपेयर्ड, उसमें 2 यस सर, 4 अनपेयर्ड। देखो कहीं आंसर होगा E5 में sp3d2 और 4 आंसर होगा पहला, E5 का A नंबर आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद यस सर, इसके बाद एक्सरसाइज 2 सर पार्ट 3 में सर सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 6 का बी ऑप्शन Part क्यों 1 नहीं में हो रहा 5 वो बता दीजिए। पहले पार्ट 1 का 5th बता दीजिएगा सर। 5th में दिक्कत हो रहा है ना। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज्ड की बात कर रहा है,
तो ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडाइज का मतलब लिगेंड भी ऑक्सीडाइज हो जाए तो भी ऑक्सीडाइज कहलाता है। भाई तो ये बात तो क्लियर है ना कि मेटल के Yes, sir. ऑक्सीडेशन की नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज का क्या मीनिंग होता है कि उसमें मेटल भी ऑक्सीडाइज हो तब भी कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर लिगेंड ऑक्सीडाइज हो तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, समझ में sir. आ रहा है। तो जिंक 2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक 4, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। जिंक 2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक 4। अब यहाँ पे पहला नंबर अगर हम O2 को पर ऑक्साइड ले लें, थोड़ा देर के लिए पर ऑक्साइड ले लें, क्या ले लें, पर ऑक्साइड ले लें। पहले सुपर सेट लिए सर। पर ऑक्साइड ले लो, पर ऑक्साइड लोगे तो 4 चार्ज आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और अगर सुपर ऑक्साइड लोगे तो Zn2 आ जाएगा। यस सर। तो Zn2 अगर आएगा तब जब ये होगा सुपर ऑक्साइड O2 माइनस। यस सर। O2 माइनस होगा तो कहानी तो ठीक है भाई, समझ में आ रहा क्या बोल Yes, रहा हूँ sir. मैं? Yes, sir. सुपर ऑक्साइड ही लिया है। ठीक है, तो जिंक 2 ले लो, तब जिंक 2 हो जाएगा, और फिर जब ये जिंक 4 जा रहा होगा तब भी ये O2 माइनस ही रहा होगा ना? यस सर। O2 माइनस ही रहेगा तभी जिंक 4 जाएगा। बोलो भाई, यही तो कहानी होनी चाहिए। O2 हाँ माइनस सर यही Yes, है। sir. तो ठीक है, तो जिंक 2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक 4, ये आप कह सकते हैं। तो भाई कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडाइज हुआ, सेंट्रल मेटल एटम में ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक 2 जिंक 4 में बदला है। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, जिंक 2 जिंक 4 में बदला है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखूं बेटा, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो ZnCN4 O2 ट्वाइस, और यहाँ पे -4 है ना बेटा, -4, और ये बन गया K2, मतलब ये बन जाएगा ZnCN4 और O2, ये O2 ट्वाइस और -2। ऑक्सीडेशन तो सही बता रहा है, सब कुछ ऑक्सीडेशन सही बता रहा है। अभी देखो, अभी कह रहा है तो पहला तो आंसर ऐसे थोड़ा देर के लिए सही लग रहा है, थोड़ा सा और देखेंगे, जिंक 2 इज ऑक्सीडाइज, ये तो हो रहा है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस। सर हाँ बोलो। सर वो पहले वाले ऑप्शन में अगर जिंक पे +2 डालेंगे तो वर्नर के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। क्यों? तो जिंक 4 होनी चाहिए ना सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड, हाँ वही होना चाहिए, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। जिंक +2 के साथ 6 दे रहा है तो चलेगा, ऐसा भी तो नहीं कर सकते नहीं चलेगा। वर्नर्स पूरा सही तो नहीं है, 90% तक सही है, वर्नर्स पे बेसिस पे नहीं चलेंगे। पहला रुक जाते हैं, रुकते हैं, थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है पैरामैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज। तो भाई जिंक +2 भी, भाई जिंक +2 जो था डायामैग्नेटिक था, और O2 माइनस पैरामैग्नेटिक था। अगर देखा जाए तो O2 माइनस पैरामैग्नेटिक था और O2 माइनस फिर से बन गया, तो वो पैरामैग्नेटिक ही रह गया, मतलब वो तो आंसर नहीं है। फिर पैरामैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज वाला कहानी, ये गलत बात कह रहा है, ये गलत है। O बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, मतलब O2 में चेंज तो होगा तभी O बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, और पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज। तो एक काम यहाँ पे जो मैंने समझा है उसके बेसिस पे मैं थोड़ा बताऊं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का चेंज मत करो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का चेंज मत करो, तो ऑक्सीजन का चेंज कर ऑक्सीजन लेना। का चेंज करो, क्योंकि ऑक्सीडेशन ये मेटल एटम के चेंजेस से नहीं बता रहा होगा, वो उस लिगेंड के चेंजेस से बता रहा होगा। क्योंकि कहानी तभी होती है जब O2 की कहानी आती है। अगर देखो तो बार बार मैं यही बोलता था कि जब ऑक्सीजन आएगा तो कहानी बदलेगा, ये बार बार बोलते थे हम, याद करो आप। तो ऑक्सीजन पे ये फोकस करने की कोशिश किया होगा, इसने जिंक पे फोकस नहीं किया होगा, ऑक्सीजन पे फोकस किया होगा, इसलिए कहानी को उल्टा करके बता रहा है। तो ये अगर हम देखें तो पहले हम अगर पर ऑक्साइड लेते हैं, सुपर ऑक्साइड लेते हैं, तो आगे वाला क्या बनेगा? पहले हम अगर सुपर ऑक्साइड लेते हैं तो जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पे रख लो आप, जिंक का एक ही ऑक्सीजन, जिंक 4 रख लो, जिंक 4 वाला रख लो, ठीक है बेटा।
सर 2 रख लीजिए सर, +2। अभी वरुण भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वर्नर थ्योरी को भी थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। जिंक 4 वाला रखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। जिंक 2 वाले के साथ ऑक्सीडेशन नहीं करा पाओगे आप, क्योंकि आप एक बार 2 बनाने के लिए क्या करोगे, O2 को O2 लेना पड़ जाएगा, फिर चार्ज नहीं आएगा फिर उस पर। मेरे हिसाब से जिंक 4 लो, ठीक, जिंक 4 लो, और पहले वाले में सुपर ऑक्साइड ले लो, और बाद में सुपर ऑक्साइड ले लो, तो मुझे लगता है चार्ज बैलेंस हो जाएगा ना। तभी ना ऑक्सीडेशन हुआ, 2 -1 पे बदला तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना भाई। अरे भाई, यस सर, कल आएगा। तो अगर तुम पहले सुपर ऑक्साइड ले लोगे, बाद में पर ऑक्साइड लोगे, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाए। फिर O2 डायरेक्ट नहीं ले सकते आप, या तो ऑक्साइड होगा या तो सुपर ऑक्साइड हो गया, तो पर ऑक्साइड Yes, sir. होता है क्या कुछ, तो फिर नहीं, आपको no, नहीं sir. लेना पड़ेगा बेटा, जिंक 4 पे चलना पड़ेगा। और वरुण की बात भी माननी पड़ेगी। वरुण भी यही कह रहा है ना कि 3 अगर सर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो वर्नर थ्योरी के बेसिस पे जिंक +2 नहीं हो सकता, जिंक +4 होगा। तो वो भी एक थोड़ा सा एजम्पशंस करके करेंगे। तो ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है बेटा। अब आप खुद सोचिए, पर ऑक्साइड जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, ये पैरा, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, पैरामैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। और बॉन्ड लेंथ की बात करें बेटा, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड लेंथ 1.0, और यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर, हाँ 1.5। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटा, भैया आंसर आपका सी नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हुआ, मतलब आंसर डी पे जाना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से डी पे जाना चाहिए। लेकिन अब बेटा देखो, ये कहानी तभी होती है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आएगा वो ऑक्सीजन के साथ आएगा, मतलब ये ऑक्सीजन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करा होगा, ये ऑक्सीजन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करा होगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। जिंक +4 से जाइए बेटा आप, और आप जानते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, वो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो ये कहानी O2 से चल रहा होगा बेटा, मेरे हिसाब से तो आपको O2 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जिंक के ऑक्सीडेशन से इसको कोई मतलब नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। जिंक 4 लीजिए, पहले भी और बाद में भी, और कहानी O2 की कहिए। किसकी कहानी कहिए, O2 की कहानी कहिए। ओके, समझ में आया? ये समझ सर। डी आंसर आपको टिक करना होगा, पैरामैग्नेटिक मोमेंट बढ़े। इसके बाद आपका क्या डाउट है सर? पार्ट 2 के 6th वाले में बी ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा? पार्ट 2 के 6th वाले में बी ऑप्शन। फिफ्थ में सर 5th ऑप्शन देख लीजिए। ऑल द बॉन्ड्स मेटल लिगेंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बारे में 5 नंबर के बारे में भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे हम, अभी थोड़ा सा और बताने के बाद बात करेंगे, ठीक सर, लास्ट में बात करेंगे, जब ड्रॉबैक लिखवाएंगे तो बताएंगे उसमें। अभी 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में आप क्या बोल रहे थे बेटा? बी ऑप्शन। सर इसमें 6th के ए ऑप्शन में सर C2O4 तो सर WFL होना चाहिए ना, O है। रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ये वाला मुझे देना ही नहीं चाहिए था, अभी लिखवाएंगे। अभी हम C2O4 SFL हो जाता है कोबाल्ट के साथ, वो रीजन आपको क्लियर होगा। अभी मैंने बोला था पूरा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हुआ था सर। हाँ तो ये प्रॉब्लम हो रहा था सर वही। अरे ठीक है, वो होगा ही होगा, वो टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं देना था, इसलिए मैंने बहुत छाट के क्वेश्चन दिया था। आप देखे होंगे कि हमने पूरा नहीं दिया था, उसमें मैंने छाटा था क्वेश्चन को, ध्यान नहीं पड़ा होगा इसलिए नहीं दे पाए। तो बात सही है, ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड में आएगा, वो आपका कहना गलत नहीं है, वो सही है, वो अभी बात करेंगे। अभी पूरा अभी नहीं हुआ है, पूरी बातें अभी नहीं हुई है, पूरा एक साथ जब पॉइंट आ जाएगा ना, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 6 नंबर में सर बी वाला सही लग रहा है, 6th का बी सही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों गलत है। 6 का बी में होगा CO4 2- होगा, COF4 2-, COF4 2- होगा ना? यस सर। यही ना आप बोलना चाह रहे हैं, COF4 2- होगा बेटा। तो ये अच्छा ये टेट्राहेड्रल वाला हो गया बेटा, इसलिए कैसे सही होगा वो अभी इसको बता रहे हैं। अभी रुक जाओ, पूरा 6 नंबर छोड़ना है, 6 नंबर नहीं बनाना है, ठीक? ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे आ गया ना, हमने तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बताई है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कहाँ बताई है आपको? वही ना सर, वही दिक्कत हो रहा था सर बहुत ज्यादा। टेंशन नहीं लेना है, अभी रुकिए, अभी रुकिए, 6 नंबर नहीं बनाना है आपको। ओके, और कोई डाउट? और डाउट अगले क्लास में डिस्कस 7th में रुक जाइए, सर अगले 7th क्लास में डिस्कस सेकंड ऑप्शन बताइए। अगले सब लास्ट
अगले क्लास में डिस्कस करवाइए, क्योंकि थोड़ा सा और पढ़ो तब जाके मजा आएगा आपको। ऐसा वो बेटर वो रहेगा, ये पूरा पढ़ जेई ले मेंस उसके वाला बाद, सर वो ही बता दीजिए सर। पूरा पढ़ लो उसके बाद पढ़ ले उसके बाद बेटर रहेगा। पूरा पढ़ पूरा लो, पढ़ा दीजिए, पूरा पढ़ा दीजिए सर हाँ पहले। पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अभी अटेम्प्ट करोगे थोड़ा थोड़ा चीजें रह जा रहा है। हाँ बोलो। हाँ सर वही दिक्कत हो रही है। जो बीच के एक्सेप्शंस है ना वो नहीं बताया गया है ना अभी। एक बात बता दीजिए सर। बोलो बोलो। संस्कार, हाँ बताओ। सर हमारी आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्या मैं देख जेई मेंस वाला बोल रहा शायद। मैसेज किया है ऐसे। एक्सरसाइज 3 वो पार्ट जेई 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 सर, इन 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत सर वो है? जेई मेंस वाला बस बता देते बस। अच्छा पार्ट 2, फिर सर उसका 48 वाला। पार्ट 2 का 48। उसमें सर 1 और 3 में कंफ्यूजन है। 1 और 3 में कंफ्यूजन हो रहा है। यस सर। ये कौन सी स्प्लिटिंग है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग है ना। तो डी एक्स Yes, स्क्वायर sir. वाई स्क्वायर डिजिट स्क्वायर, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स। अच्छा एक्सियल लिगेंड्स हटाना है, एक्सियल लिगेंड्स हटा दोगे तो जेड एक्सिस अच्छा ये बता रहे हैं अभी, ये स्क्वायर प्लेनर वाला हो जाएगा बेटा, इसको बताएंगे अभी। रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ। ओके सर। 48 भी रुक जाओ। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग हो गई है तो अब जेड एक्सिस तुम हटा दिए तो स्क्वायर प्लेनर हो Yes, sir. वो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग अभी बता रहे हैं तो हो जाएगा। पूरा पढ़ाने दो अभी, रुक जाओ, पूरा पढ़ाने दो तब पढ़ाएंगे, तब बताना, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी जुड़े हैं तो भी परेशान हो रहे होंगे, आप डिस्कशन में हैं तो बेहतर है कि थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर आपसे बात करते हैं, ठीक? सर थ्योरी से एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलिए बोलिए, थ्योरी से पूछिए। सर जो हम लोगों ने D8 का लिखा था कॉन्फ़िगरेशन में, लिखा था, ठीक है। सर जब हम लोग वो टेबल बनाए थे कल तो उसमें सर जैसे हम लिखे थे उसमें हम लोगों ने 2 लिखा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन SFL के साथ। ठीक है, एकदम सही बात है। और WFL के और साथ जब सर हम लोग वर्नर्स थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें सर एक NiCN42 माइनस का किए थे। ये सर वहाँ 0 तो होना चाहिए शायद। वहां पे सर 0 होना चाहिए ना, वहां पे तो एक भी महाराज नहीं आ रहा है फिर। रुकिए महाराज, वो आपका का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, दोनों में अंतर सर नहीं है। पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है सर इसमें। और वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई, अभी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्प्लिटिंग हम बताएंगे, अभी तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बताया मैंने। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी है, वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी है, दोनों को समझिए। आपने जो कहानी बताई है ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की है भाई, अभी तो 4 वाला बताया ही नहीं मैंने। नहीं अरे यार 4 वाला बताया कहाँ? वही सर नहीं बताया सर, बताइए बताइए। तो 4 वाले के साथ क्यों जोड़ रहे हो भाई? 4 वाले के साथ क्यों जोड़ा अभी पूरा? सर हाँ बोलो। संस्कार की आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या बात करूं बताओ। सर हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही, मैं क्या बात करूं। उसने बोले मैसेज कर देना, लिख दे वो। कुछ मैसेज किया है ऐसे, मुझे मैसेज भी समझ में आ नहीं रहा है। हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट द वैलेंसी ऑफ Hg? क्या होता है सर मरकरी ना जी। अच्छा मरकरी, अच्छा मरकरी का +2 ले लीजिए, Hg +2, वैलेंसी ऑफ Hg +2, ओके +2 Hg +2। अभी ठीक है। सर पढ़ाइए सर। अभी जो बच्चे कंफ्यूजन, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है बेटा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। अभी मैंने स्प्लिटिंग सिर्फ आपको 6 का बताया है, अभी 4 का बताएंगे यार, अभी टेंशन वाली बात नहीं है, सब आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा आज का पेशेंस और रख लो और कल का पेशेंस और रख लेना, बस 2 दिन पेशेंस रख लो। आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसके जितने भी हाइब्रिडाइजेशन, जितने मैग्नेटिक मोमेंट, जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अभी आपको कंसेप्ट अधूरा है, आधा है तो क्वेश्चन भी आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बनेगा ना। तो ठीक है, अभी चलिए देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे कहानी में आगे जोड़ने जा रहे हैं बेटा हम, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये बच्चे जो मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है वो, तो इंजीनियरिंग में भी आ चुका है, अभी जेईई मेन के हाल फिलहाल में ऑनलाइन में भी आया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही करेंगे हम,
कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग दीजिए बेटा, आज का हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं बेटा। आपने कल की क्लास में देखा था, इसके पिछले क्लास में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, सही बच्चे एक बार देखें मेरे साथ, डायग्राम को देखें। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी बात करें अगर हम, तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, T2G वाला। नीचे वाला ऑर्बिटल कौन सा है बेटा, नीचे वाला है T2G और ऊपर वाला है EG, है ना बेटा। तो नीचे वाला है T2G और ऊपर वाला EG, और T2G का गैप कितना है, -2/5, और EG का गैप कितना है, +3/5। तो इसी को देखकर फॉर्मूला बनाएंगे बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। मेरे साथ जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। तो इसको जरूर देखिए बेटा, समझिएगा जरूर, क्योंकि मैं आसान बहुत है, समझ आपको आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको समझिए। अगर मैं बात करूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होने वाला है बेटा। फॉर्मूला होने वाला है -0.4 -0.4, है ना, 0.4 हुआ ना, 2/5 0.4 होता है, NEG प्लस 0.6 NT2G, यहाँ होगा NT2G प्लस 0.6 NEG, और ब्रैकेट में लगाएंगे डेल्टा नॉट, और साथ में करेंगे N स्टार, और इनटू पेयरिंग एनर्जी जोड़ेंगे PE। कैसे, इसको समझाता हूं मैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFSC निकाल रहे हैं बेटा। NT2G क्या है, बहुत आसान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। और ये N स्टार क्या है, N स्टार जो होता है ना बेटा, जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराते हो, उसको N स्टार बोलते हैं। इसको भी समझाएंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। और P का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। P का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। जो एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको N स्टार बोलते हैं। N स्टार तभी आएगा जब SFL का केस होगा, जब पेयरिंग का कंसेप्ट होगा। पेयरिंग के कंसेप्ट में N स्टार आएगा, और अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो N स्टार नहीं आएगा। बात समझ रहे हो क्या, बोलो, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। N स्टार तभी आएगा जब पेयरिंग की बात होगी। किसकी बात होगी, पेयरिंग की बात होगी, तभी N स्टार आएगा बेटा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला, ये नहीं सब में लगा देंगे आप। ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है ना बेटा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पहले आप इतना राइट डाउन कर लो, इसको लिख लो पहले। इसको सबसे पहले लिख लीजिए। जो मेडिकल के बच्चे यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है उनको दिक्कत हो रही होगी। तो आज से आपका लगभग 6 से 7 वीडियोस आपके यूट्यूब पे है, उसको एक बार आप पढ़ के नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको आप पढ़िएगा तो हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपके साथ जैसे जो मेडिकल के बच्चे यहाँ पे हैं, उनको SVS सर पढ़ा रहे हैं, SVS सर से यहाँ तक आप पहुँच के इसको फिर आप समझ सकेंगे, दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए। तो देखिए बेटा, तो आप सब प्लस N स्टार इंटू P है, प्लस N स्टार इंटू P, पूरा के प्लस, आगे डेल्टा नॉट प्लस है, डेल्टा नॉट प्लस है, डेल्टा नॉट के आगे प्लस है, ये ऐसे है। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है उसकी बातें मैं आपसे अभी करूंगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो क्रिस्टल फ्लिट स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू -0.4 n T2G। T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो, Eg में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करो और उसके साथ डेल्टा नॉट लगा दो और प्लस क्या करो, n स्टार करो। n स्टार क्या है, जो पेयरिंग हुआ है एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयरिंग को हम बोलते हैं n स्टार। क्या बोलते हैं, n स्टार। अब थोड़ा सा मेरे साथ एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो अगर मैं D4 लो स्पिन बोलेगा, एक हाई स्पिन बोलेगा, तो बेटा अगर मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन सपोज करो और मेरे पास D4 हाई स्पिन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है बताओगे, WFL। तो D4 हाई स्पिन लिखा है, तो हाई स्पिन के लिए आपको कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन को, T2G3 और Eg1 है या नहीं बेटा। तो क्या एकदम सही है। पेयरिंग वाला कंसेप्ट आएगा, पेयरिंग तो कराया नहीं आपने, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा। जब पेयरिंग कराएंगे तभी ना पेयरिंग एनर्जी आएगा। तो T2G3 Eg1। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा, अब ये होगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस कितना होगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 और साथ में होगा डेल्टा नॉट। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा बेटा, पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा। तो क्या होगा, ये होगा -1.2 और प्लस होगा 0.6 और ब्रैकेट में होगा डेल्टा नॉट। ये कितना आएगा, -0.6 डेल्टा नॉट, -0.6 डेल्टा नॉट। तो D4 हाई स्पिन -0.6 डेल्टा नॉट होगा। और यही बेटा अगर D4 लो स्पिन लिखा होता तो क्या होता, अगर ये D4 लो स्पिन लिखा होता तो क्या होता, कहानी कैसी होती, D4 लो स्पिन लिखा है तो कहानी कैसी होगी, ये T2G हो जाएगा सर, पेयरिंग हो जाएगी। तो T2G4 हो जाएगा। Eg1 होना था तो T2G4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, T2G4 Eg0। मानते हो आप, 6 बच्चे मानते हैं। यस सर। तो एक्चुअली ये Eg1 होना था लेकिन T2G4 हो गया, तो ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे कितना आएगा लो स्पिन के लिए, ये होगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू डेल्टा नॉट और प्लस एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्स्ट्रा पेयर्ड का मतलब Eg के जो इलेक्ट्रॉन T2G में तुम रखोगे वो एक्स्ट्रा होगा। तो इलेक्ट्रॉन Eg के जो जितने Eg के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब आप T2G में रखोगे तो वो एक्स्ट्रा पेयर्ड कहलाएगा। वही ना एक्स्ट्रा पेयर्ड है भाई, Yes, sir, yes, इलेक्ट्रॉन को T2G में रखना एक्स्ट्रा पेयर्ड होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर्ड कितना होगा 1 और साथ में क्या जुड़ेगा P, 1P। तो बेटा आंसर कितना आएगा, ये -1.6 डेल्टा नॉट और प्लस में आएगा P, P4 पेयरिंग एनर्जी, P4 पेयरिंग एनर्जी। ओके, D4 लो स्पिन समझ में आया। ये ऑक्टाहेड्रल, ये माइनस का मतलब इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया है। हाँ मतलब ये आपने देखा था ना -2.2/5 डेल्टा नॉट था ना, -2/5 और ऊपर जैसे एक हमने स्फेरिकली सिमेट्रिकल बनाया तो उसके ऊपर चढ़ा तो प्लस जाएगा और उसके नीचे जाएगा तो माइनस ही बोलते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ेगा तो प्लस और नीचे जाएगा तो माइनस, तो वो वाली चीज है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ CFA से लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो प्लस रहता है हमेशा, मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो हमेशा प्लस रहता है, ठीक है ना। तो वो माइनस, किसी का माइक ऑन है क्या बेटा, सब माइक ऑन है किसी का, अच्छा बंद कर दो। चलिए देखिए, तो D4 लो स्पिन और हाई स्पिन समझ में आया। D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की लिए बात कर रहा हूँ बेटा मैं। और अगर मान लो अगर आपसे कहा जाए D6 की बात करिए, D6 लो स्पिन और हाई स्पिन, उसको देखो बेटा एक बार, अगर लिखा मान लो D6, ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है सेम जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे ही क्वेश्चन आएगा भाई। और ये मेडिकल में 3 बार आ चुका है और इंजीनियरिंग में तो आपके अभी मेडिकल अभी हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखिएगा JEE मेन के अंदर। तो D6 हाई स्पिन की बात करते हैं पहले। D6 हाई स्पिन में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ। T2G4 Eg2। अब यहाँ पे आप खुद देखिए T2G4 Eg2 आ रहा है, क्या आ रहा है T2G4 Eg2। तो यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग तो हुआ नहीं तो पेयरिंग एनर्जी तो नहीं आएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा बताओ। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी 0, पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा। जब हाई स्पिन होगा तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा।
ये कितना आ गया -1.6 प्लस 1.2 और ये आ जाएगा डेल्टा नॉट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा -0.4 डेल्टा नॉट। कितना आएगा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी -0.4 डेल्टा नॉट। और यही अगर D6 लो स्पिन लिखा होता, अगर ये D6 लो स्पिन लिखा होता तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होता? अगर ये -2.4 + 2 लो स्पिन लिखा होता तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता, ये आ जाता आपका, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते बेटा T2G6 लिखते और EG0। ये बात समझ में आ रहा होगा शायद, ये सब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो पहले। तो T2G6 EG0 होगा और T2G6 EG0 हुआ बेटा, ये -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6 होगा और प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0 और साथ में डेल्टा नॉट प्लस क्या होगा बेटा, इसमें एक्स्ट्रा पीरियड कितना हुआ? एक्स्ट्रा पीरियड 3 या 2 ना। जितने इलेक्ट्रॉन को तुम रखोगे ना वही एक्स्ट्रा पीरियड का है। एक्स्ट्रा पीरियड देखना है, पीरियड नहीं देखना है, एक्स्ट्रा पीरियड देखना है। तो ये कितना आएगा 2p आएगा। तो आंसर कितना होगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, D6 लो स्पिन वाला आया हुआ है। D6 लो स्पिन आया है -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख के दिया था -12/5 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ऐसे लिख के दिया था। ऐसे लिख के दिया है तो कोई गलत तो नहीं, वही चीज लिखा है। -2.4 को -12/5 लिख दिया है डेल्टा नॉट प्लस 2p। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मेडिकल में भी आया है और इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ बच्चे हैं इसलिए मेडिकल के भी नाम ले रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ है और अभी हाल फिलहाल में जेईई मेंस में आया हुआ है, हाल फिलहाल में अभी जेईई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी समझ में आया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालना है समझ में आया? बोलो, ये बातें सभी बच्चों को समझ में आया? अगर यहीं पे मैं अगर थोड़ा सा एक और पूछ लेता हूँ आपसे, आप लोग बताएंगे। अगर मैं बोलूँ D5 है और ये लो स्पिन लिखा है, D5 लो स्पिन और इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा? तो आंसर क्या बोलोगे? D5 लो स्पिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा? तो फॉर्मूला वही है -0.4 N/T2G प्लस 0.6 NEG डेल्टा नॉट होल ब्रैकेट डेल्टा नॉट प्लस N स्टार डेल्टा नॉट प्लस 2p। ये भी आ जाएगा आपका, सीधा सीधा है T2G5 आएगा ना, T2G5 EG0। अब आप समझदार हो, इसमें भी एक्स्ट्रा पेयर्ड कितना हुआ? 2 ही हुआ। EG के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे ना उसी को एक्स्ट्रा पेयर्ड बोलेंगे ना, एक्स्ट्रा पेयर्ड। तो यहाँ से आप CFSE निकालोगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू -0.4 × 5 प्लस 0.6 × 0 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कितना होगा 2 × p। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा -2 डेल्टा नॉट प्लस 2p, -2 डेल्टा नॉट प्लस 2p। तो क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सभी बच्चे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल देंगे? क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबका आ जाएगा? बन जाएगा? नहीं आ जाएगा, बन जाएगा, सब बन ये वाला एक छोटा सा काम है जो आपको करना होता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं बना ही नहीं पाइएगा आप, ऐसा नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाह रहा हूँ, उसको भी देखेंगे आप, समझिए एक बार और। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन एक बार ऐसा आया, एक ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है, आप बताइएगा। आपको दिया है Fe(H2O) 6 दिया है बेटा और यहाँ पे दिया है +3 दिया है और आपसे कह रहा है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बताओ। तो इसका बताओ कि आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा? इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी बताओगे आप? इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी? तो पहले तो ये Fe+3 है तो D5 होगा। कितना होगा इसका क्रिस्टल फील्ड? एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये भी आप 0 सर। 0, यस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग D5 का हाई स्पिन है ना सर ये? ऐसे क्वेश्चन ऐसे आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो यही आंसर है Fe(H2O6 3+) इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा। इकलौता यही है कि और भी हो सकते हैं? और भी सकते हैं ना? और भी हो सकता है, वो कैलकुलेशन पे है ना, वो तो यस सर, यस कैलकुलेशन पे है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, यस सर, वो तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई छोटा सा चीज है वो तो।
आपसे पूछेगा कि इनमें से किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 है, तो क्या ये निकाल नहीं लोगे आप? इसमें ऐसा कैलकुलेशन ही तो करना है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन करना है। तो ये Fe+3 हो गया, और Fe+3 का मतलब होता है D5, और D5 का वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G3 Eg2 होगा, T2G3 Eg2 होगा। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जब इसका कोई बच्चा निकालेगा तो आप क्या करेगा, -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ करेगा डेल्टा नॉट, और पेयरिंग एनर्जी तो भाई है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स का होगा 0। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपसे ये कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो देख लेना भाई, इतना तो कर ही सकते हो आप, और वो तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, बहुत टाइम थोड़ी लेगा। हाँ बोलो, आगे बढ़िया। क्लियर है ना? तो ये हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बात करते हैं, जो आप कह रहे थे अभी, जो आप कंफ्यूजन था ना, अब आप सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा धीरे धीरे, और क्या एक्सेप्शन है और क्यों एक्सेप्शन है, ये सब बातें क्लियर हो जाएगी। बस एक क्लास मुझे और दे दो, 2 क्लास के साथ 3 क्लास पूरा CFT पे चलता है, और अगर आप 3 क्लास के बाद कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप मुझे कहना कि सर मुझे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जितना एक्सेप्शन है सब लिखवा देंगे हम, जितने पॉइंट्स है सब लिखवा देंगे टोटल, तो वो तो आपको कोई समस्या रहेगा ही नहीं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ एक तो पहला आपने सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला सीख गए आज। इसके बाद अब सीखेंगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे 2 बातें होती, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। तो हम पहले टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग पढ़ा देते हैं, फिर स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग पढ़ाएंगे। ओके ओके बोलो। ठीक है ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अभी जो आपका डाउट था ना बेटा, वो सब क्लियर हो जाएगा बेटा अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर = 4, तो यहाँ पे आपका हेडिंग होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लेते हैं बेटा, और फिर कुछ बातें और बताएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले टेट्राहेड्रल वाला ले लो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं बेटा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएगा बेटा, परेशानी नहीं है, आसान बहुत है, समझा जा सकता है, और क्वेश्चन यहीं से आना है, ये भी फिक्स है। ये आप मान के चलो, 100% मान के चलो कि जेई एडवांस में 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसी से है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस, इन्हीं से आपके 2 क्वेश्चन जेई एडवांस में बनने हैं। मेंस का मैं नहीं बता रहा हूँ, मेंस में तो कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ शिफ्ट ज़्यादा हो गया है, तो किसी में CFT से आ जाएगा, किसी में आइसोमेरिज्म से आ जाएगा, किसी में सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आ जाएगा। तो मैं जेई मेन की बात कर भी नहीं रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन एक फिक्स है। और अगर आप मेडिकल वाले बच्चे यहाँ प्रेजेंट है तो मेडिकल वाले के लिए भी बोलूँ, तो मेडिकल में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। मेडिकल में क्योंकि एक ही एग्जाम होता है, और यहाँ पे तो जेई मेन ने तो इतने एग्जाम्स करा रखे हैं कि अब कुछ कहना ही मुश्किल हो जाता है, किसके शिफ्ट में क्या आ जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है, हर एक शिफ्ट में आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें। चलिए फिर आइए थोड़ा सा टेट्राहेड्रल को देखा जाए। टेट्राहेड्रल ये ऐसे यहाँ पे होगा, तो फिर यहाँ पे होगा, ऐसे ले सकते हो, ये ऐसे ले लो, फिर यहाँ ले लो, और फिर कहाँ पे ले लोगे, यहाँ, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, सही रहेगा। ये ऐसे ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए, और फिर एक यहाँ पे ले लीजिए ना, ऐसे ना, यही होता है ना टेट्राहेड्रल लगभग, ऐसे। ये गलत ले लिए, सही लिए, नहीं गलत ले लिए, इससे नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, ये लेना चाहिए ना, यहाँ ना, ये अंदर की तरफ टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो और मेटल जो है बेटा यहाँ है, देखो मेटल यहाँ है, तो ये एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस मान लो, ये वाला एक्सिस मेटल के साथ एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो है वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, और इसके इन बिटवीन मान लो, अंदर से मान लो जेड एक्सिस है। तो बेटा आपको क्या लगता है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लिगेंड कहाँ दिख रहा है आपको, इन बिटवीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लिगेंड कहाँ दिख रहा है, इन बिटवीन, लिगेंड अलोंग द एक्सिस तो नहीं दिख रहा है भाई, लिगेंड इन बिटवीन दिख रहा है।
तो जब इन बिटवीन दिख रहा है तो इसका मतलब इसकी स्प्लिटिंग जब हम करेंगे तो कौन से ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा बताओ? एक्स वाई वाई जेड और जेड वाई में सर, मतलब जेड एक्स में। डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड में रिपल्सन ज्यादा होगा और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में रिपल्सन कम होगा। तो ये जो होता है ना टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है बेटा, वो जस्ट रिवर्स होता है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग का, उल्टा चलता है, उल्टा, समझ रहे हो? तो T2G यहाँ नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? बोलो। तो यहाँ पे बोल दी सर। हाँ फिर से बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे DXY DYZ and DXZ experience more repulsion because they lie in between the axis. DXY DYZ and DXZ experience more repulsion. क्यों? Because they lie in between the axis. In between the axis, and ligands are also present in between the axis, and ligands are also present in between the axis, in between the axis. DXY DYZ DXZ ये ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा रिपल्शन को। क्यों करेगा? क्योंकि लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस है और ये भी इन बिटवीन द एक्सिस है, दोनों सामने सामने आ जाएंगे तो रिपल्शन मोर हो जाएगा, रिपल्शन मोर हो जाएगा। ये हो गया DXY DYZ और DXZ। उसके बाद आता है बेटा DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन, एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन। ये बात समझ में आ रहा है क्या? एकदम क्लियर है सर, जस्ट वैसे ही चल रहा है जैसा कि हमने उसमें ऑक्टाहेड्रल में बताया था। तो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन बिकॉज दे लाई अलोंग द एक्सिस, दे लाई अलोंग द एक्सिस। ये बात क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर सर, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग का डायग्राम बनाऊं, एनर्जी डायग्राम, तो कैसा होगा? तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो T2G ऊपर होगा, EG नीचे होगा। तो जो आपका जो कंफ्यूजन था ना आदित्य, वो जो B नंबर जो क्वेश्चन था वो टेट्राहेड्रल वाला था, और टेट्राहेड्रल होने के कारण उसमें आपका पहले इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, बाद में T2G में जाएगा, ठीक ना? इसीलिए वो गड़बड़ होगा, इसलिए वो वो सही आ जाएगा। देखना वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का अलग है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 स्प्लिटिंग होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है, एक स्क्वायर प्लेन होता है। फिर मैं आपको ट्रिक सब बताऊंगा बेटा, अभी रुकते रहिएगा, समझिएगा, आ जाएगा सब आपके पास। तो डायग्राम इसका बना देते हैं, एनर्जी डायग्राम बेटा, एक बार इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा आपको, आपको टेंशन नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ आ जाएगा। देखो इधर आपका है पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और इधर आपको क्या लिखना है? रिएक्शन प्रोग्रेस। इधर क्या लिखना है? रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल्स हो गए पहले जब लिगेंड नहीं था। फिर मैंने क्या बताया था? स्फेरिकली सिमेट्रिकल का नाम लिया था, फिर से स्फेरिकली सिमेट्रिकल का नाम ले लेते हैं आपसे। ये कैसे है? एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और इसके बाद यहाँ से हो गई स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग हो गया 1 2 3 की, और ये नीचे आ गया आपका 1 2 आ गया, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा इसको हम क्या बोल देंगे? डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल होता है, टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल होता है। अब ये वाला जो गैप है इसको हम गैप बना दें यहाँ पे, ये ऊपर हो गया T2G, नीचे हो गया EG, और इनके बीच में जो गैप है
तो T2G वाला गैप होगा +2/5 डेल्टा टी, और ये वाला जो गैप होगा वो -3/5 डेल्टा टी होगा। तो देखो जस्ट रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग का। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग का उल्टा ही होता है, जस्ट रिवर्स होता है। देखिए अब देखिए T2G ऊपर चला गया, EG नीचे आ गया, तो T2G ऊपर EG नीचे, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज जस्ट रिवर्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का उल्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग होती है। यह है या नहीं बोलो बेटा, ये बात समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे आपको क्या कहना होगा, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, splitting of tetrahedral complex is reverse of splitting of octahedral complex, splitting of octahedral complex। ये बात सही बच्चों को क्लियर है क्या? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो जो डाउट वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का बी में आ रहा था, वो इसी से डाउट आ रहा था ना, कि पहले इलेक्ट्रॉन भैया इजी में होगा, फिर T2G में, इजी में इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर T2G में। जैसे वहां पे कोबाल्ट +2 आ रहा था शायद, तो कोबाल्ट +2 का मतलब 4s2 3d7, तो 3d7 हो जाता D7, EG में होता EG 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 6 7, तो EG4 होता, और T2G 3 होता, EG4 T2G 3, वही दिया होगा उसमें, इसीलिए दिक्कत हो रहा होगा। वहां पे देखोगे तो T2G3 EG4 होगा, है या नहीं आदित्य? यस सर। वो T2G3 EG4 हो जाएगा, क्योंकि EG नीचे है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन भाई EG में होगा, और फिर T2G में जैसे होता है 1 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7, तो EG4 T2G3 है ना। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, याद रखोगे। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। T फॉर टेट्राहेड्रल होता है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक, क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हुआ, ये बात समझ में आया? तो हमें ज्यादा जिक्र नहीं करना है टेट्राहेड्रल पे, जितना जो जिक्र करना था वो ऑक्टाहेड्रल पे करना था। टेट्राहेड्रल में बहुत दिक्कत है, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में टेट्राहेड्रल पहले ये चीज चेक करना पड़ेगा वो टेट्राहेड्रल है, तब ना टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग लगाओगे। सर वही पूछना था। हाँ, तो अभी सब आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा उसका ट्रिक, कैसे आपको पता चलेगा कि वो टेट्राहेड्रल है और कैसे आपको पता चलेगा कि वो स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है ना। देखो स्प्लिटिंग लगाने से पहले तुमसे पहले ये तो क्लियर होना चाहिए भाई कि वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, और वो और उसमें टेट्राहेड्रल लगा दो स्प्लिटिंग, तो गलत ही होगा ना। यस सर। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और आप टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में लगा के चलो, तो आप गलत करके आओगे। पहले ये जजमेंट देना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, उस जजमेंट के बाद आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो आप इसमें स्प्लिटिंग में दिखाओगे क्या? बताओ, दिखाओगे? इसमें दिखाओगे, इसमें टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग दिखाई जाएगी। ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमें बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे CFT की बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करनी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग। जो 48 नंबर क्वेश्चन था वो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग लिखी हुई है, वो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग लिखी हुई है। तो अभी आप मेरे साथ देखिएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग क्लियर हुआ क्या? बोलो। यस सर। तो अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम चलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और फिर उसके बाद हम आपको जजमेंट देंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका स्क्वायर प्लेनर होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल होगा। देखते देखते कैसे बता देंगे। देख के आप तुरंत कहेंगे कि ये टेट्राहेड्रल है, देख के आप तुरंत कहेंगे कि ये स्क्वायर प्लेनर है। ये कैसे मुमकिन है, ये बात आपको हम जस्ट थोड़ी देर में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए। तो ये टेट्राहेड्रल वाला याद रखिए कि ऑक्टाहेड्रल का उल्टा होता है।
अब मैं लेने जा रहा हूँ बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होती है, हम यही जानना चाहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर की कैसी होती है, हम यही जानना चाहते हैं। तो मेरे साथ एक बार देखिए बेटा, समझ आ जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए, जिससे आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन सही हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ये आप मेरे साथ देखिए। जैसे आपको पता है कि जो स्क्वायर प्लेनर होता है बेटा, जो स्क्वायर प्लेनर होता है वो उसमें वो दो ही एक्सिस होता है, अगर आप जानते हो तो दो ही एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस ले लो तो वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एब्सेंट रहेगा, होगा ना, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस। वही क्वेश्चन 48 में था कि जेड एक्सिस नहीं है तो वो स्क्वायर प्लेनर हो गया ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस एब्सेंट होगा, जेड एक्सिस नहीं होगा, जेड एक्सिस एब्सेंट है। तो अगर मैं जेड एक्सिस को एब्सेंट लेता हूं तो आप खुद मुझे समझाइए कि आपका कौन सा ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होने वाला है, कौन सा ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होने वाला है, ये कोई मुझे समझाएगा क्या? कौन से ऑर्बिटल में रिपल्सन ज्यादा होने वाला है? एक्स वाई वाले में सर, किसमें होने वाला है? एक्स स्क्वायर वाई एक्स और स्क्वायर और वाई स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सर फिर सर एक्स वाई में होगा, उसके बाद जेड में तो सबसे कम होगा, जेड में तो मतलब है ही नहीं, तो मतलब जेड में है ही नहीं होगा। तो उसमें तो रिपल्सन होगा ही नहीं। ये बात आपका कहना भी सही है, जायज है। थोड़ा सा मेरे साथ आप फिर से देखिए, तो ये बात को थोड़ा सा डायग्राम से देखेंगे, ठीक है? किससे देखेंगे? डायग्राम से। किससे देखेंगे? डायग्राम से ना। डायग्राम बनाते हैं, देखिए डायग्राम कैसा बनेगा वो मेरे साथ देखिए। आप इसको देखेंगे तो आपका ये डायग्राम ऐसा होगा, यहाँ है आपका पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ है रिएक्शन प्रोग्रेस। यहाँ क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस। यहाँ है रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डीजेनरेट, डी ऑर्बिटल डीजेनरेट है। इसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से आप देख सकते हो, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो गया। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल, यही ना बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोलोगे? एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब आपने बोला कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होगी। तो यहाँ पे आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, होगा ना? यहाँ पे एनर्जी किसकी आएगी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर किसका आएगा? फिर आएगा डी एक्स वाई का, जो आपने बोला डी एक्स वाई का, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस में है भाई, तो यही ना होगा। और अब बात आती है कि डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड, ये बच गया हमारे पास। तो डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी वाई जेड में तो रिपल्सन कम होगा, क्योंकि जेड में तो लिगेंड ही नहीं है। और डी जेड स्क्वायर को थोड़ा सा देखो, डी जेड स्क्वायर की कहानी कैसे कहें हम, बताओ? डी जेड स्क्वायर की कहानी क्या कहें? कोई मुझे समझाएगा क्या? डी जेड स्क्वायर की कहानी क्या कहें? तो बेटा आपको पता होगा डी जेड स्क्वायर में जो रिंग होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है, होता है? डी जेड स्क्वायर में रिंग एक्स वाई प्लेन में होता है, तो डी जेड स्क्वायर में भी रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डी एक्स जेड और डी वाई जेड, है या नहीं? इसका डायग्राम भाई ऐसे बनेगा, देखो यहाँ हो जाएगा डी जेड स्क्वायर
और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप लाइएगा तो इसको बन जाएगा dxz और dyz। ये है आपका डायग्राम dxz और dyz, ये है डायग्राम। और इनका गैप जो है वही है डेल्टा, डेल्टा sp बोलेंगे इसको, डेल्टा sp फॉर स्क्वायर प्लेनर। देखिए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dxy सबसे ज्यादा होगा, तो dz स्क्वायर कम होगा, लेकिन वो dxz और dyz से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिंग आर प्रेजेंट इन द xy प्लेन। dz स्क्वायर में रिंग xy प्लेन में होता है भाई। इन dz स्क्वायर रिंग is present in xy plane. In dz square, ring is present in xy plane. Ring is present in xy plane. Ring कहाँ present होगा? xy plane में present हो। In dz square, ring is present in xy plane. समझ में आया क्या? तो यही क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर था। 48 नंबर में यही कह रहा था कि z एक्सिस यस सर यही। तो यही वाला होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dxy, फिर होगा dz स्क्वायर एंड dxz एंड dyz। सबसे कम होगा एनर्जी dxz और dyz का। किसका होगा? dxz और dyz का। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dxy dz स्क्वायर dxz एंड dyz। क्लियर है बेटा? ये होगा स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग। ये किसकी स्प्लिटिंग होगी? स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग। समझ में आया क्या? ये बातें समझ में आई? यस सर। इसमें डेल्टा एसपी कैसे वैरी करेगा सर? डेल्टा एसपी इसमें वेरी करने वाला नहीं दिखाया जाता है। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 दिखाते हैं उसमें। जैसे ये वाला गैप को बोलते हैं डेल्टा 1, ऊपर वाला डेल्टा 2 और डेल्टा 3। वो पूरा एग्जैक्टली मीनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि 3 गैप ले लिया ना, 3 गैप में अब कहाँ से कोई दिखाएगा यार। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको डेल्टा 1 बोलते हैं वो, इस गैप को डेल्टा 2 बोलते हैं वो, और इस गैप को डेल्टा 3 बोलते हैं वो। तो ये डेल्टा एसपी होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। किताबों में यही लिखा रहता है, उसका जरूरत नहीं होता कितना 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 बढ़ता है, ये नहीं जरूरत होता है। जरूरत नहीं तो काम क्यों करना है मैंने। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग समझ में आया क्या? अगर स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग की मैं बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग कैसी होगी? देख लीजिए एक बार, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सही बच्चे देख लीजिए, तो ये होगा डेल्टा एसपी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होगी ऐसी, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होगी ऐसी। ये बात सभी लोग देख लीजिए एक बार। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए और इसको लिख लीजिए आप। इसमें तो फिर सर वो T2G और EG वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते? नहीं, डेल्टा एसपी में नहीं जानते भी नहीं। हमने बोला कि आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत नहीं पढ़ना है। हमें जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है वो 6 वाला पढ़ना है। और इसमें आप इसमें T2G और EG नहीं डाल सकते आप, क्योंकि नहीं डाल सकते। मतलब ट्रिपली डिजनरेट और EG का मतलब डबल डिजनरेट। तो इसमें T2G EG आ ही नहीं सकता। डबल डिजनरेट तो है लेकिन ट्रिपली डिजनरेट नहीं है ना। तो फिर एक एक के लिए कहाँ से ऑर्बिटल का नाम लिखेंगे भाई? वही सर, इसलिए स्क्वायर प्लेनर में ऐसा कभी पूछता नहीं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे क्रिस्टल फील्ड का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाता है। क्रिस्टल फील्ड वाला कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाता है। इसको देख लो पहले एक बार, इसको लिख लो पहले, आप इसको लिख लो, फिर आपसे और बातें करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ थोड़ी सी मुझे बातें और करनी है। देखो CFT ज्यादातर यूजफुल किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वगैरह पे बहुत ज्यादा वर्कफुल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं दिखेगा आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 6 वाले पे लगाओ। तो इसमें तो सबसे पहले आपको कोई भी स्प्लिटिंग लगाने से पहले ये जज करना पड़ेगा कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, मैं हमेशा सजेस्ट करता आ रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो क्वेश्चन आता है तो आप VVT अप्लाई करिए, और 6 पे जब आता है क्वेश्चन तब आप CFT अप्लाई करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको ज्यादा हेल्प करेगा CFT। और अभी हम थोड़ा ट्रिक भी बता देते हैं आपको, जिससे कि आपका थोड़ा काम और आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिसे मैंने पिछले बार भी बताया था शायद आपको। देखो D1 D2 D3 वाले कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे, D1 D2 D3 वाले, D1 D2 D3 चाहे वो WFL हो चाहे SFL हो, टेट्राहेड्रल होगा। D1 D2 D3 D4 भी टेट्राहेड्रल होगा। D1 D2 D3 D4 चाहे वो SFL हो चाहे वो WFL के साथ हो, वो क्या होगा? वो होगा टेट्राहेड्रल ही होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा। तो अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि हम ट्रिक बता दें तो ट्रिक बताया जा सकता है। D1 D2 D3 D4 विथ WFL और SFL टेट्राहेड्रल होगा।
D5 D6 D7 D8 और समथिंग कभी 9 D9 SFL। अगर SFL है तो DSP2 बोल देना, और D10 तो भाई ये टेट्राहेड्रल ही होगा। एक तरीका आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, एक तरीका यूज कर सकते हो कि D1, D2, D3, D4 और D10, ये चाहे WFL पे हो चाहे SFL पे हो, ये भाई आपको इनको sp3 ही बोलना है, sp3 ही बोलना है। और आप समझिए D5, D6, D7, D8 और D9, अगर ये SFL है तो भाई आपको DSP2 बोलना है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अगर आपको नहीं बनाना है तो इतना ध्यान रख लीजिए, DSP2 हो जाएगा। तो D1, D2, D3, D4, D10, WFL, SFL, SP3, D5, D6, D7, D8, D9, SFL, DSP2। तो आप तो एक काम बनाने में भी टाइम नहीं लगता है सर। हाँ, बनाने में टाइम लगता है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको हेल्प लेना चाहिए बीबीटी का, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपको हेल्प लेना चाहिए CFT का। तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जल्दीबाजी कहीं भी करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बीबीटी इज सर हाँ सर D5 से D9 अगर WFL हो तो SP3 तब भी लेंगे? तब तो SP3 है। तो WFL में तो सोचना ही नहीं है भाई, WFL में तो कहानी ही नहीं है, पेयरिंग का कहानी नहीं है, तो फिर क्या कहानी बनेगा बताओ। जैसे D5 हो गया, उसमें पेयरिंग थोड़ी ना करोगे कि DSP2 हो ही नहीं सकेगा। 5 भरा हुआ है तो SP3 होगा, 6 भरा है तो भी SP3 होगा, 7, 8, 9 सब SP3 होगा। तो WFL की तो कहानी ही नहीं है, WFL की तो कहानी ही नहीं है, WFL पे तो कुछ कहना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो D1, D2, D3, D4 कौन जी, D1, D2, D3, D4, D10, WFL और SFL SP3, और D5, D6, D7, D8, D9 SFL तो DSP2। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में BBT इज यूजफुल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में CFT इज यूजफुल। तो आप यहाँ पे अपने लिए और सर ये जो बताए हैं सर, ये ओवरऑल के लिए है ना? ये ओवरऑल है, ये तो सब हो ही गया। मैंने ट्रिक बता दिया आपको, आपको बिना कुछ किए हो जाएगा आपका। आपने देखा D5 SFL DSP2 टिक कर दीजिए, D5 और D8 SFL DSP2 टिक कर दीजिए, तो आपका काम हो गया जल्दी जल्दी। मतलब आपको बिना कुछ किए हो गया ना आंसर, और जब आंसर मिलेगा तभी तो आप CFT लगा पाइएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है या ऑक्टाहेड्रल है। ये नहीं पता होगा तो कैसे बनाइएगा आप? सर वो 48 वाले क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल से क्या रिलेट करके लिखा था फिर? देखो वहां पे लिखा था 48 वाले में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जेड एक्सिस हटा दो तो स्क्वायर प्लेनर बन गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जेड एक्सिस हटा दो तो स्क्वायर प्लेनर हो गया ना। तो वो पूछ रहा था, देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा, वो डायरेक्ट नहीं बोला कि स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग तुम बताओ, ये नहीं बोला। उसने बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सब 90 डिग्री एंगल होता है, और उसमें जेड एक्सिस तुम हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, 2D बन गया कि नहीं बन गया? यस जेड सर। एक्सिस एलिमेंट को रिमूव कर दीजिए तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब वही कह रहा है कि वो घुमा के पूछ रहा है। घुमा के देखो कैसे पूछा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसमें जेड एक्सिस रिमूव कर दो, तो हो गया स्क्वायर प्लेनर ना। वो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो आपसे वो ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछ दिया, बात तो वही है ना, बात तो वही है ना। तो स्क्वायर प्लेनर किस पूछा था आपसे, तो अभी आप उसको मिलाइएगा ना तो यही दिया हुआ डायग्राम देखिए आप, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dxy dz स्क्वायर और dxz। हाँ बोलो। सर ये D1 में सर ये sp3 कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हाँ यार D1 सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार। यस सर। सर उल्टा होगा क्या शायद? नहीं सही बोल रहे हैं आप, मुझे ऊपर में उल्टा DSP2 हो रहा, नीचे में नहीं सही बोल रहे हो आप, ये वाला तो उल्टा लिखा ही गया, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए था मुझे। सर वही बदल दीजिए SP को। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। D1 वाले में तो गलती लिख दिया मैंने ही, गलती लिख दिया। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 SFL DSP2। और हाँ ये बात सही था, मैं यहाँ पर DSP2 लिखना चाहिए था मुझे, वही उल्टा लिखा गया यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाइए एक बार, ठीक है अभी सही हो जाएगा ये। D1 D2 D3 D4 ये WFL हो चाहे SFL हो,
ये DsP2 ही होगा। D1, D2, D3, D4 अगर ये WFL हो या SFL हो, ये DsP2 ही होगा। सही बोल रहे थे बेटा आप, ये उल्टा लिखा गया मुझसे, DsP2 ही होगा, सही बात है। और उसके बाद अगर आप मैं बात करूं D5 से, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 अगर WFL होगा तो SP3 होगा, WFL होगा तो SP3 होगा, और अगर ये अगर ये SFL होगा तो ये केसेस होगा। सही बात था बेटा आपका, सही कहना था आपका। अभी सही हो गया ना? अभी ठीक हो गया? अभी सही हो गया? बोलो। तो SFL रहेगा तब भी वही रहेगा ना? हाँ, पेयरिंग जरा कराने की जरूरत नहीं है ना। D3, D4 तक तो पेयरिंग नहीं होना है। पेयरिंग यस कहाँ सर, D5, D6, D7, D8, D9 ये बताया जा चुका है, पहले भी मैंने शायद दिखवाया था इसको। यस सर बताए थे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, इससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4, VVT इज यूजफुल। VVT इज यूजफुल लिख लो, यूजफुल टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन और समथिंग जो भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 VVT इज यूजफुल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 CFT इज यूजफुल। CFT यूजफुल है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो, और कोऑर्डिनेशन सर नंबर 4 पे ये आप यूज करो। हाँ बोलो। सर D9 का आप बताए नहीं है ना अभी कि क्यों वो DsP2 हो अभी आ जाएगा। जाएगा, अभी एप्लीकेशंस में सब ले आएगा। ठीक सर, ठीक। एप्लीकेशन सब पॉइंट आ जाएगा। अभी पूरी क्लास लास्ट एंड ऑफ द जब CFT होगा तो आपके पास पूरा एक्सेप्शन आपके सामने होगा। ऑक्टाहेड्रल का D7 भी था ना ऐसे ही। वो सब आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक, टोटल आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 VVT यूजफुल होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे CF2 का यूज करो आप, CFT यूज करो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे VVT यूज करो। तो एक बार आप यहाँ तक देख लीजिए, सही बच्चे यहाँ तक देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताऊंगा, यहाँ थोड़ी बातें और बताऊंगा जिससे कि आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आप तो पहले यहाँ तक देख लीजिए, स्प्लिटिंग देख लीजिए। और आज का क्लास का कोई होमवर्क आपके पास होगा नहीं, क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट था, होमवर्क आपके पास नहीं आएगा। हाँ, अगले क्लास में खूब सारा होमवर्क आएगा। अगले क्लास जब कल की क्लास होगी हमारी, तो उसके बाद जब आप होमवर्क बनाएंगे तो ज़्यादा होमवर्क होगा आपके पास, एक्स्ट्रा होमवर्क होगा, क्योंकि वो क्लास जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे इस पे पूरा क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब नेक्स्ट क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी आप पढ़ें तो पिछला पढ़ने के बाद ही आप नेक्स्ट क्लास पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे नेक्स्ट क्लास पढ़े और आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाए। तो एक बेहतर रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे इसको पढ़ें। नीचे कर दीजिए सर। हाँ, इसको देख लीजिए। तो ये बात समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा देखो, आप जैसे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रिक बन जाता है, ट्रिक बनता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आपका ट्रिक बनेगा, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहता है, दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसे मुझे लगता है दिक्कत होना चाहिए इसमें। ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं सर। डायग्राम में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में CFT मत यूज करो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए तो आपको पहले ये जजमेंट देना पड़ेगा कि वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो अभी इतनी बातें तो आपको समझ में आ रहा होगा, कौन टेट्राहेड्रल होगा और कौन स्क्वायर प्लेनर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला देख ही लिया। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन जो होता है वो 6 वाला ही आता है, 4 वाला नहीं आता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो भी कैलकुलेशन आपके सामने आने वाला है वो 4 वाला ही, 6 वाला ही आने वाला है। तो बहुत परेशान मत होइएगा, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चे समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो? यस सर, क्लियर है। समझ पा एकदम बढ़िया से। चलिए आइए फिर आगे की बात करते हैं। आप भी जानना चाहेंगे कि सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि सर ये जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है और स्क्वायर प्लेन की स्प्लिटिंग है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? ऐसा आपको मन हो रहा होगा। ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर लोग जानना चाहता है। अगर हम 3 लोगों के बारे में बात करते हैं तो 3 लोगों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत उत्सुकता से मन होता है
कि हम तीनों के बारे में एक रिलेशन जाने कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो अब हमारा वही हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट, डेल्टा टी एंड डेल्टा एसपी। इस पे क्वेश्चन आता है भाई, एकदम सिंपल, एकदम सीधा सीधा, कोई बिना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। सोचो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस बार तो सर कैलकुलेशन अभी नहीं बताया है ना सर, इसका डेल्टा एस, डेल्टा वो सब टेट्राहेड्रल का एनर्जी वाला। नहीं वो जरूरी नहीं है ना, और अगर ठीक है, ठीक। जरूरी करोगे तो उसको लिख सकते हो, वही सेम फॉर्मूला लगा। जरूरी नहीं है, 6 वाला ही पूछता है, 4 वाला नहीं पूछता। 4 वाले में बहुत दिक्कत है, सीएफटी को खुद दिक्कत है, सीएफटी क्या कैलकुलेशन करवाएगा अगर मतलब करता है। रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? क्या उसको जाने बिना कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे सर तीनों में? सीएफएसी क्या जानने की जरूरत है, हम डेल्टा टी है और डेल्टा नॉट और डेल्टा एसपी में रिलेशन की बात कर रहे हैं। हमने किसी कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स के सीएफएसी था, वो डेल्टा नॉट का थोड़ी सीएफएसी है, कॉम्प्लेक्स के सीएफएसी था ना, कि आपके इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं, 4 हैं 5 है, उसके कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी था वो था वो। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी और स्क्वायर प्लेन की स्प्लिटिंग एनर्जी, इनके रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे साथ, समझ गया। ये अगला हेडिंग यही है, और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ नहीं पूछते वो। रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट, डेल्टा टी एंड डेल्टा एसपी, रिलेशन दिखना है डेल्टा नॉट, डेल्टा टी एंड डेल्टा एसपी। 8 मिनट में हो जाएगा, 8 मिनट है टाइम हमारे पास, 8 मिनट में हो जाएगा, टेंशन नहीं है। डेल्टा नॉट, डेल्टा टी और डेल्टा एसपी, ठीक है बेटा। अब अगर मान लेते हैं और डेल्टा नॉट की बात करें बेटा, डेल्टा नॉट की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, डेल्टा एसपी, तो बेटा बताओ आप डेल्टा नॉट में नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा? 8। तो 6 होगा ना, 6 ना? 6 सर, 6 सॉरी सर, 4 और 4, 4 और 4 ये होगा मोनोडेंटेट होंगे ना, मोनोडेंटेट 6 होंगे। हम मोनोडेंटेट के ही लेके चलो, 6 मान के चलो, ठीक है, ठीक। तो 6 ही लिगेंड मान के, मोनोडेंटेट ही मान के चल रहा है, मोनोडेंटेट ही मान के चल रहा है। नंबर ऑफ लिगेंड 6 4 4 हो। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, तो इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड कितना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड ऑर्बिटल इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, इसमें कितना होगा बताओ, कितने लिगेंड डायरेक्शन में है, कितने लिगेंड डायरेक्शन में है? नहीं, 2 सर, 2 और इसमें 3 और इसमें 3। बस यही है ना, बोलिए तो है, सही है सर। इसमें कोई तो दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं सब रिलेशन आप बताइए। क्या बोल रहे हो? मैं दिक्कत नहीं साहब, रिलेशन क्या होगा इससे? अभी आगे रिलेशन, अभी देखो सही, अब आगे इसका ट्रिक माध्यम से रिलेशन बता दे रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ लिगेंड और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, उससे एक ट्रिक बनता है ऐसा। देखो नंबर ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, ऐसे करो, नंबर ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। ये आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सीधे सीधे लिखा रहता है कि लिगेंड के डायरेक्शन में ऑर्बिटल, और ये सीधे रिलेशन लिख देते हैं, फॉर्मूला बना के लिख देते हैं। आपको यहाँ से फायदा मिल जाएगा, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। देखो आपको क्या करिए, लिगेंड के नंबर्स डिवाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ लिगेंड को डिवाइड करके डेल्टा नॉट इक्वल कर दीजिए, 4/3 डेल्टा टी से, 4/3 डेल्टा टी से, 4/3 डेल्टा टी से ना, हाँ ऐसे रुक जाइएगा, ठीक है। नहीं इसको उल्टा लिखिएगा, रुकिए एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ लिगेंड बट्टे में नंबर ऑफ लिगेंड लिखिएगा, डायरेक्शन ऑफ लिगेंड बट्टे में नंबर ऑफ लिगेंड लिखिएगा, 2/6 लिखिएगा, 2/6 डेल्टा नॉट इक्वल टू 3/4 डेल्टा टी, अभी सही है, 3/4 डेल्टा टी ऐसे लिखिएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्शन ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेल्टा टी। इससे आपका कितना आ जाएगा, ये 1/3 डेल्टा नॉट और बराबर हो जाएगा 3/4 डेल्टा टी। इससे आपका डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 4/9, 9/4 डेल्टा टी, 4/9 डेल्टा नॉट, डेल्टा हाँ नॉट सर डेल्टा टी 4/9 हो जाएगा। हाँ 4/, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है, जेई मेल में 2 बार, जेई मेल में 2 बार आया, पूछा एक बार
कि टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 डेल्टा नॉट होती है। और ऑप्शन दिया था 4/9, किसी में 9/4, किसी में कुछ ऐसे। तो याद कर लीजिए 4/9 डेल्टा नॉट होता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट होता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल की रिलेशंस डेल्टा नॉट के साथ, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। और ये ट्रिक माध्यम है जिसके बेसिस पे आप इसको याद कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्शन ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड, इक्वेट कर दो, काम खत्म। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर भूल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से डेल्टा एसपी और डेल्टा नॉट में रिलेशन निकाल लो। कैसे? 2/6 डेल्टा नॉट इक्वल होगा 1/4 डेल्टा एसपी, 1/4 डेल्टा एसपी। तो डेल्टा एसपी कितना आ जाएगा? डेल्टा एसपी आ जाएगा 4/3 डेल्टा नॉट। अब हाँ, तो ये 1.3 डेल्टा नॉट हो जाएगा, 1.3 डेल्टा नॉट हो जाएगा। डेल्टा एसपी इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा नॉट हो जाएगा। डेल्टा एसपी इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा नॉट हो जाएगा। सब लोग लिख लीजिए एक बार, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। डेल्टा टी डेल्टा एसपी इक्वल टू 1.3 डेल्टा नॉट। ये दो रिलेशन भी आ गया। और अगर ऐसे ही डेल्टा एसपी और डेल्टा टी में रिलेशन बोलेगा तो यही तरीका यूज कर लो, यही तरीका यूज कर लो। हाँ बोलो सर। ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड जब आप बता रहे थे सर, उस समय डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, एक बार बता दीजिए कैसे है ये? ऑक्टाहेड्रल में जो ऑर्बिटल इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड है वो दो है, dx² y² और dz²। और टेट्राहेड्रल में 3 है, dxy, dyz और dxz। और स्क्वायर प्लेनर में dx² y² एक है। ये अभी तो आपने जब यस सर, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्शन ऑफ लिगेंड 2, 3, 1 और नंबर ऑफ लिगेंड 6, 4, 4। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है रिलेशन, एक नंबर ऑफ लिगेंड पे और एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे? ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में है कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 डेल्टा नॉट होता है, 4/9 डेल्टा नॉट होता है। तो उसका रीजन क्या देखिए, उसका रीजन यही है। देखो यहाँ पे मेरे साथ देखो, सुनना मेरे साथ, सुनिए सभी लोग सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है मोर देन वन करेक्ट का। उसमें बोला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट होता है। कैसे होता है? देखो यहाँ से देखो, ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड से 2/3 का रेशियो, 2/3 देखो 2/3, और लिगेंड के नंबर्स के बेसिस पे 2/3, 4/9 हो गया। 2/3 इंटू 2/3 है। नहीं आया? नहीं आया? फिर सुनो, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल सर आ गया 2/3 वाला है ना, 2/3 पे आ गया। और नंबर ऑफ लिगेंड 6/4, 4/6 ना, 4/6 करोगे, नंबर ऑफ लिगेंड जो कम है वो 2/3 2/3 आ जाएगा। 2/3 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड में 2/3 का रेशियो है, नंबर ऑफ लिगेंड में 2/3 का रेशियो है कि नहीं है? यस सर। और उसी तरह ऑर्बिटल में रेशियो कितना है? 2/3 का। तो 2/3 कंट्रीब्यूशन है, एक लिगेंड के बेसिस पे 2/3 और एक डायरेक्शन ऑफ लिगेंड के बेसिस पे 2/3। 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे और 2/3 डायरेक्शन के बेसिस पे। ओके यस सर। तो इसलिए Yes, sir. 4/9, इसलिए 4/9 ये क्वेश्चन पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये कि 2/3 डायरेक्शन ऑफ लिगेंड के बेसिस पे और 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे। तो 2/3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाइड टू फॉर्म 4/9, 4/9। ओके आया? ठीक है, ये रिलेशन आपको याद करना ही पड़ेगा। डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। ये जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। जैसे कभी कभी आपसे ये कहेगा कि डेल्टा नॉट दिया है तो डेल्टा टी बताओ कितना होगा, तो नहीं बता दोगे, 4/9 कर देना। क्या कर दोगे? 4/9 कर देना। समझ में आया? यस सर। रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट, डेल्टा टी और डेल्टा एसपी, ये याद कर लीजिए। और इसका ट्रिक है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कि नंबर ऑफ लिगेंड और नंबर ऑफ ऑर्बिटल बाई नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल कर दीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल बाई नंबर ऑफ लिगेंड। ओके, तो इससे आपका काम हो जाएगा, इससे अलावा आपको कोई काम नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा होमवर्क करके, वो देख लीजिएगा। और कल का क्लास इस पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसके आगे बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ CFT, और उसी एप्लीकेशन के साथ हम हर वो पॉइंट जोड़ेंगे जो पॉइंट एक्सेप्शन में है, जो पॉइंट आपको एकदम एक्सेप्टेबल भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, भले वो एक्सेप्शन के रूप में दिखेगा आपको, लेकिन आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। आप एकदम कहोगे कि हाँ सर ये सही बोल रहे हैं आप, ये होना ही चाहिए। तो ये चीज है। तो कोटेशन कंपाउंड इसलिए तो आसान है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर चीज का रीजन है और हर चीज का परफेक्ट रीजन है अपने पास।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बोलो। थैंक यू सर। इसको आप Thank you, करने sir. टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। सर रिकॉर्डिंग भेज Thank you, दीजिएगा sir. सर। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वो आप देख ही लेंगे, तो वहां से हो जाएगा। और अगला क्लास जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।